हेलो एंड वेलकम टू एआर प्रवास एकेडमी। एक मरतबा फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से जो है मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर किया है इस पे और आज दूसरा लेक्चर होगा और इस लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के, जिससे हम रिवीजन भी कर रहे हैं और साथ-साथ ये भी देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी और एग्जाम के लिए जेके एसएसबी से रिलेटेड, और अगर आप एसएससी भी पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता ही है। तो चलिए शुरू करेंगे। एक मतलब फिर से आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द गदर पार्टी एस्टैब्लिश्ड इन सैन फ्रांसिस्को इन 1913। सबसे पहले आप क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो क्वेश्चन में ही आपको बहुत कुछ देखने को मिला इन्फॉर्मेशन। एक तो गदर पार्टी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ इसकी एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे हुई थी, सैन फ्रांसिस्को, ये भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी इस पे भी ध्यान देंगे और कब हुई थी 1913 में। तो तीन फैक्ट्स क्वेश्चन से आपको पता चल रहे हैं, इन पे भी ध्यान देंगे। और उसके बाद ऑप्शंस में देखिए, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बकना, करतार सिंह सराबा, तारकनाथ दास। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, आप फटाफट आंसर कीजिए। और हाँ, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप साथ साथ में ये भी देखिए कि आप कितने स्कोर कर रहे हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं वो हैं यहाँ पे सोहन सिंह बकना। ठीक है, जो सोहन सिंह बकना है वही इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और इसके मेंबर्स में लाला हरदयाल भी आते हैं, ये आपको याद रखना है। एक रिवोल्यूशनरी जिनका नाम करतार सिंह सराबा भी था, ये भी आते हैं इनके मेंबर्स में, लेकिन जो फाउंडिंग मेंबर है वो सोहन सिंह बकना है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये 1913 में बनी थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बनी थी 1913 में, और ये भी चाहती थी कि जो ब्रिटिश हैं यहाँ पे उनको हम ओवरथ्रो करें, यानी कि उनको इंडिया से निकालें। इसका भी एम यही था, इस पार्टी का भी। और ये जो एक पार्टी थी ना, ये एक आर्मड रेबिलियन प्लान कर रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिश। आर्मड रेबिलियन ये प्लान कर रही थी ब्रिटिश के खिलाफ, रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और अगर नहीं है पता तो लिख के रख लो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इस पार्टी का नाम जो है गदर पार्टी था, और इस पार्टी ने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था जिसमें ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ देते थे, और उस पेपर का नाम भी था गदर। ठीक है, उस पेपर का नाम भी था यही, इसी नाम से, गदर नाम से। ठीक, ये चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वुमन लीडर्स वाज एसोसिएटेड विद द अंडरग्राउंड रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। सबसे पहले तो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट पता होना चाहिए, कब लॉन्च हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था ये हुआ था 8 अगस्त 1942। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, पहले इसको याद रखेंगे। 8 अगस्त 1942। अगर मैं बात करूं इस मोमेंट की, तो ये लॉन्च किया गया था 8 अगस्त 1942, और गांधी जी ने तब डू और डाई का जो है नारा दिया था। क्या, डू और डाई का नारा भी गांधी जी ने इसी मोमेंट में दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, अब आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे लीडर थे जो एसोसिएटेड थे किसके साथ, अंडरग्राउंड रेडियो के साथ। ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो एक्टिविटी के साथ ड्यूरिंग दिस मोमेंट। अरुण आसिफ अली, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता, सरोजनी नायडू। ऑल फोर यहाँ पे जो ऑप्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो आंसर है दैट इज उषा मेहता। दिस क्वेश्चन वाज इवन आस्क्ड इन यूपीएससी, मैंने खुद देखा है ये वहाँ पे भी। तो याद रखेंगे उषा मेहता जो है, शी वॉज द वन जो एसोसिएटेड है किसके साथ, अंडरग्राउंड रेडियो एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। ये आपको याद रखना है। तो याद क्या रखना है, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि उषा मेहता वॉज एसोसिएटेड विद दिस अंडरग्राउंड रेडियो एक्टिविटी ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। और आपको याद ये भी रखना है कि ये जो अरुण आसिफ अली हैं, इन्होंने होस्ट किया था फ्लैग। कहाँ पे होस्ट किया था फ्लैग, होस्टेड नेशनल फ्लैग एट, ये आपको याद रखना है, ग्वालियर टैंक बॉम्बे। इसी मोमेंट के दौरान 1942 के क्विट इंडिया मोमेंट के दौरान ये अरुण आसिफ अली जो हैं, इन्होंने होस्ट किया था फ्लैग कहाँ पे, ग्वालियर टैंक मुंबई में। ये आपको याद रखना है। सुचिता कृपलानी भी एक लीडर थी जो कि कांग्रेस में कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं, सोशल वर्कर भी थी, और ये पहली वुमन थी जो इंडिया की सीएम बनी। फर्स्ट सीएम जो है वुमेन्स में से सुचिता कृपलानी थी। ये फैक्ट यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। सरोजनी नायडू भी काम करती थी, इंडियन कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी, बट ये कोई अंडरग्राउंड काम नहीं कर रही थी, ये खुलेआम जुड़ी हुई थी। और आपको पता भी होगा 1925 में ये प्रेसिडेंट बनी, इंडिया की पहली वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले वाले सेशन में 1924 में प्रेसिडेंट कौन थे, महात्मा गांधी। एक ही बार महात्मा गांधी प्रेसिडेंट रहे, वो है 1924 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि सरोजनी नायडू जो है फर्स्ट गवर्नर बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया में। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला, फर्स्ट सीएम अमंग वुमन सुचिता कृपलानी, कहाँ की, यूपी की। इसी तरह से फर्स्ट गवर्नर, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे शी वॉज सरोजनी नायडू। ठीक है, एक पोइट्स भी हैं और इनको क्या कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे, इनको भी ध्यान में रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
द ऑगस्ट ऑफ 1940 प्रपोज्ड बाय वाइसरॉय लिंगलिथ गाओ इंक्लूडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चंस ये ऐसे मैं बना रहा हूँ, मतलब आपको इसमें भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे भी देखो आपको बताया गया है कि कौन से वाइसरॉय के टाइम पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से वाइसरॉय के टाइम पे जो है ऑगस्ट ऑफर आया था। तो याद रखेंगे वाइसरॉय उस टाइम पे थे लिंगलिथ गाओ। कौन थे? लिंगलिथ गाओ। इसको ध्यान में रखेंगे। ऑगस्ट ऑफर 1940 में आया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या गया था, यहाँ पे कहा गया था कि हम एक्सपेंड करेंगे, जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें ज़्यादा इंडियंस को और एग्जीक्यूट करेंगे। इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आपको वही तो बता रहा है कि कौन सा इसमें से इंक्लूडेड है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिल्कुल नहीं। 1942 तक तो बिल्कुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कोई तस्वुर ही नहीं होता था, मतलब ब्रिटिशर्स ये कभी चाहते ही नहीं थे। एक्सपेंशन ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू इंक्लूड मोर इंडियंस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये बोल रहे थे इस ऑगस्ट ऑफर में कि हम एक्सपेंड करेंगे जो आपका वाइसरॉयज काउंसिल है ना, उसमें हम और इंडियंस को चांस देंगे, मौका देंगे उसको रिप्रेजेंट करने का। टाइम फ्रेम फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात भी यहाँ तक ब्रिटिशर्स ने नहीं की थी। इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, ऐसा भी कुछ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें जो है सिर्फ यही ऑप्शन बी इसका जो आंसर है, यही कहा गया था ऑगस्ट ऑफर में। और ऑगस्ट ऑफर क्यों आया था? क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के चलते चलते जो है ये जो इंग्लिश थे ये चाहते थे कि इंडिया भी हमारी तरफ से वर्ल्ड वॉर सेकंड में शामिल हो जाए, उसमें पार्टिसिपेशन ले, इसलिए इन्होंने ऑगस्ट ऑफर लाया था 1940 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऑगस्ट ऑफर में क्या क्या कहा गया था? एक तो एक्सपेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ये कि क्रिएशन ऑफ ए वॉर एडवाइजरी काउंसिल, इसमें ये भी था वॉर एडवाइजरी काउंसिल को हम बनाएंगे, वॉर एडवाइजरी काउंसिल। तो ये भी कभी पूछते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसने कोई इंडिपेंडेंस का प्रॉमिस नहीं किया था, ना ही कोई ऐसा कुछ था, तो याद रखना है दिस इज नॉट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ये आता है तस्वुर, ये इसके बाद आता है जब क्रुप्स मिशन आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ पे मेंशन की गई थी? क्रुप्स मिशन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्रुप्स मिशन के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ब्रिटिशर्स ने बात की थी, नॉट इन दिस। तो याद क्या रखना है, जो है ये ऑगस्ट ऑफर। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, ऑगस्ट ऑफर को जब रिजेक्ट किया गया उसके बाद ही कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था 1942 पे, ठीक है। 1942 पे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च इसलिए हुआ था क्योंकि ऑगस्ट ऑफर में कुछ भी नहीं हासिल नहीं था, तो इन्होंने रिजेक्ट किया था आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। उसके बाद 1942 में लॉन्च होता है जो हमने अभी पढ़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, दीज आर मोस्टली आस्क्ड इन एग्जाम्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, हु वाज द डिफेंस लॉयर फॉर द INA प्रिजनर्स, इंडियन नेशनल आर्मी के जो प्रिजनर्स थे, जिनमें प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह दिलन एंड शाहनवाज खान। मे आई टेल यू दैट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि INC के जो प्रिजनर्स थे उनमें कौन कौन से नाम थे। तो प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह दिलन एंड शाहनवाज खान, इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द हिस्ट्री रेड फोर्ट ट्रायल्स इन 1945, तो कौन से डिफेंस लॉयर थे INA प्रिजनर्स की तरफ से? कब? जब रेड फोर्ट ट्रायल्स हुई थी 1945 में। देखो INA क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, ये इंडिया से बाहर बना था, इंडिया में तब नहीं बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1942 के आसपास, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये INA ट्रायल्स हैं क्या? INA ट्रायल्स में ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इन्होंने रिवोल्ट अपनी तरफ से किया था, तो उसमें लेकिन क्या हुआ कि कुछ प्रिजनर्स पकड़े गए, ठीक है, जिसमें प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह दिलन और शाहनवाज खान थे, इनको पकड़ा गया और फिर इनकी ट्रायल जो हुई वो ही रेड फोर्ट में, ठीक है। 1945 में रेड फोर्ट में इनकी ट्रायल्स होने वाली थी और वहाँ पे कहा गया आपको कि कौन से लॉयर थे जिन्होंने इनको डिफेंड किया वहाँ पे। तो इसका जो आंसर है आपको याद रखना है, इसका जो आंसर है बुलाभाई देसाई। जो ऑप्शन नंबर ए है बुलाभाई देसाई, ये आप ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर यही है, ठीक है। अब ये INA ऑफिसर जो थे ना, ये यहाँ रेड फोर्ट में इनकी ट्रायल रखी गई थी और बुलाभाई देसाई जो है इन्होंने इनको डिफेंड किया ब्रिलियंटली, बहुत अच्छे से इन्होंने इनको डिफेंड किया था। और यहाँ पे इन ट्रायल्स के ही बेसिस पे पूरे इंडिया में मास एजिटेशंस होते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, एजिटेशंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम CR दास की बात करेंगे तो ये बिल्कुल ऑप्शन में नहीं होगा, ये 1925 में मार चुके थे, 1925 में ये मार चुके थे, इसका तो बिल्कुल आप ये नहीं। 1931 में मोतीलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, तो 45 तक तो बिल्कुल भी नहीं है। और वल्लभ भाई पटेल ये कांग्रेस लीडर थे, लेकिन ये कोई डिफेंस लॉयर नहीं थे। तो याद क्या रखना है आपको, यहाँ पे बुलाभाई देसाई इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखेंगे। और INA ट्रायल जो थी ना, इसके बाद ही ये जो INA ट्रायल्स हुई, इसके बाद ये मास एजिटेशन जो हुए, और इसके बाद ही क्या किया है ब्रिटिशर्स ने, ये डिसाइड किया है कि हम इंडिया को क्विट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स एक्सेलरेटेड देयर एफर्ट्स टू क्विट इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान इज इनकरेक्ट? आपको बताया गया कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। इट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर अ फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान,
ये करेक्ट है, कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट ही किया था। इट प्रपोज ए 3 टायर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये भी करेक्ट है। इट प्रपोज ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज इनटू सेक्शन ए, बी एंड सी। इट एक्सेप्टेड द मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। देखो कैबिनेट मिशन प्लान जो है ना, तो ये आपको याद रखना है, इसमें इनकरेक्ट जो है वो लास्ट वाला है, इसने एक्सेप्ट नहीं किया था मुस्लिम लीग की डिमांड को, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि इसने सबसे पहले जो है पाकिस्तान का जो फुल फ्लैज्ड पाकिस्तान की डिमांड थी वो इसने रिजेक्ट की थी, कैबिनेट मिशन प्लान ने रिजेक्ट की थी, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। इसके बाद इसने प्रपोज किया था 3 टायर सिस्टम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस इसने कहा था कि सेक्शन ए बी सी में हम डिवाइड करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसने किया था प्रपोज। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे जो 3 टायर स्ट्रक्चर था, सेंट्रल ग्रुप्स एंड प्रोविंसेस, ये करेक्ट है, ठीक है। 3 टायर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे सेंट्रल प्रोविंसेस और सेंट्रल ग्रुप्स और प्रोविंसेस की बात की गई थी, ये याद रखेंगे। मुस्लिम लीग की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये प्लान पहले एक्सेप्ट किया था मुस्लिम लीग ने, लेकिन बाद में रिजेक्ट किया, ठीक है। एक्सेप्टेड इनिशियली, लेकिन बाद में उन्होंने ये रिजेक्ट किया। कैबिनेट मिशन प्लान इन्होंने बाद में रिजेक्ट किया क्योंकि इसने इनकी जो डिमांड थी पाकिस्तान की, फुल फ्लैज्ड पाकिस्तान की, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मैच द फॉलोइंग न्यूज़पेपर जर्नल्स विद देयर एडिटर्स और फाउंडर्स। यहाँ पे न्यूज़पेपर जर्नल्स के बारे में कहा गया है और उनके एडिटर्स और फाउंडर्स के बारे में कहा गया है, आपको मैच करना है, आपको ये मैच करना है। तो पहला है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था फाउंड, तो यहाँ पे पहले का आएगा बी, फर्स्ट का आएगा बी, ठीक है। दूसरा है आपका रस्त गफ्तार। रस्त गफ्तार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है रस्त गफ्तार के बारे में। इसका है दादा भाई नेहरू जी, तो पहले का आएगा बी, दूसरे का आएगा ए, उसके बाद फर्स्ट बी टू ए, फर्स्ट बी टू ए, 2 ऑप्शन ऐसे हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा हम देखेंगे, तीसरा न्यू इंडिया। न्यू इंडिया किसकी पब्लिकेशन थी? न्यू इंडिया किसकी पब्लिकेशन थी? एनी बेसंत की, ठीक है। न्यू इंडिया 3 के साथ सी ही आएगा, ठीक है, 3 के साथ सी, न्यू इंडिया एनी बेसंत की पब्लिकेशन थी। मोक नायक जो है बी आर अम्बेडकर के साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं, ठीक है। अगर पता भी नहीं था मोक नायक के बारे में तो याद रखेंगे बी आर अम्बेडकर के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आता है 4 का क्या आएगा आपका डी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है आपका, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, इसको पूछते हैं, याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अ मशीन विद ऑल ब्रेक्स बट नो इंजन। तो यहाँ पे आपको बताना है किसने डिस्क्राइब किया था। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसको कहा गया था ये एक ऐसी मशीन है जिसमें सिर्फ ब्रेक्स हैं बट इंजन नहीं है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक ऐसा एक्ट लाया गया है, ये एक इस मशीन की मानंद है जिसमें सिर्फ ब्रेक्स लगे हैं बट देयर इज़ नो इंजन। तो इसको याद रखना है। नेहरू ने इनको क्रिटिसाइज इसलिए किया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड्स थे, एक्सेसिव सेफ गार्ड्स थे और इंडियंस को बहुत लिमिटेड रियल पावर दिया जा रहा था। लिमिटेड रियल पावर इस एक्ट के जरिए दिया जा रहा था, इसलिए ये कहा गया, ठीक है। गांधी जी क्रिटिसाइज इसको गांधी जी ने भी क्रिटिसाइज किया था और उसने गांधी जी ने क्या कहा था? इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक ऐसा कहा था गांधी जी ने। तो याद रखेंगे ये किसने कहा था? मशीन विद ऑल ब्रेक्स बट नो इंजन, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखेंगे हम At which Congress session was the National Planning Committee set up under the chairmanship of Jawaharlal Nehru? कौन से कांग्रेस के सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया था जिसके लीडरशिप थे अंडर द चेयरमैनशिप? चेयरमैन कौन बने थे उस कमेटी के? जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे याद रखेंगे हरिपुरा सेशन जो हुआ था 1938 का, इसमें ध्यान रखेंगे आप। हरिपुरा सेशन 1938 जो हुआ था, यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी कि एनपीसी को सेटअप किया गया था और इस एनपीसी के जो चेयरमैन रखे गए थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एनपीसी के जो चेयरमैन बने थे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। और इस सेशन में एक चीज़ और पूछी जाती है, इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे 1938 में? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, सॉरी, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे ना वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे इस सेशन में, इसको याद रखना है। इसके अगले सेशन में तारापुरी सेशन में यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे एनसी छोड़ देते हैं और अपना 1939 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक को वो बनाते हैं। बेलगांव सेशन मैंने अभी आपको बोला था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो गांधी जी हैं वो प्रेसिडेंट रहे थे। बेलगांव सेशन जो है इसमें गांधी जी प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट सेशंस एज वेल हियर, इसको याद रखेंगे।
ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि त्रिपुरी सेशन जो हुआ था यहाँ पे वो प्रेसिडेंसी क्राइसिस हुई थी। जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको फेवर में काफ़ी लोग थे, लेकिन गांधी जी ने मना किया, तो इस तरह से वहाँ पे क्राइसिस होती है। उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, और उसके साथ फिर वो आगे बढ़ के वो इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो भी उसमें भी उनका काफ़ी बड़ा जो है सहयोग रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन ब्रिटिश इंडिया दो इनडायरेक्टली। आपको बताया जा रहा है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया इंडिया में, ऑल दो इनडायरेक्टली, हालांकि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 61, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फटाफट से आप इसका मुझे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर आएगा दैट वुड बी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। 1892 में ये चीज़ इनडायरेक्टली लाई गई थी, मेंबर्स जो हैं उनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन थ्रू सिलेक्टेड रिकमेंडेशन, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे रिकमेंडेशंस के बेसिस पे नॉमिनेट किया जा रहा था। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे 1892 के काउंसिल्स एक्ट में, इसको याद रखना है। अगर मैं 1909 की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया था। क्या आया था? सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पे, यानी कि जो मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्शंस होंगे, ऐसा यहाँ पे लाया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो यह याद रखना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट कब आया था? 1909 में, यानी कि मुस्लिम्स को अलग अलग से जो है इलेक्शन कराया जाएगा। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है। यहाँ पे डायआर्की लाई गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायआर्की लाई गई थी। ठीक है, डायआर्की यानी कि डबल रूल, प्रोविंसेस में और सेंटर में अलग अलग, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। हु वाज एसोसिएटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who among the following was associated with the Zimmerman plan during the World War II? वर्ल्ड वॉर सेकंड में जिमरमैन प्लान के साथ कौन से एसोसिएटेड थे, यह आपको बोला गया है, पूछा गया आपसे कि जिमेरियन प्लान जो हुआ था 1930 वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जिमरमैन प्लान जो है उसमें कौन से एसोसिएटेड थे? तो बागा जतिन मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीर सावरकर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 कब होता है? 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, इसका डेट भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना यहाँ पे बागा जतिन, जिनको जतिन मुखर्जी के नाम से भी जानते हैं, ये इस जिमरमैन प्लान का हिस्सा थे। ठीक है, ये इसके साथ एसोसिएटेड थे। अब जिमरमैन प्लान जो था ना, ये इसमें जर्मन सपोर्ट मिला था। ये भी कभी कभी पूछते हैं कि ये जो जिमरमैन सपोर्ट प्लान था, इसमें जर्मन सपोर्ट मिला था इंडियंस को। ठीक है, जर्मन सपोर्ट, तो इंडियन रिवोल्यूशनरी जो थी उनको वहाँ से सपोर्ट मिलता था। और बागा जतिन जो थे इन्होंने अटेम्प्ट किया था आर्मर्ड रेबेलियन। ठीक है, जर्मनी की हेल्प से आर्मर्ड रेबेलियन सपोर्ट किया था किसने? जर्मनी ने। तो जर्मन सपोर्ट यहाँ पे मिला था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे एक्टिव थे, वर्ल्ड वॉर सेकंड, और ये एक्सेस पावर्स को फेवर कर रहे थे। ठीक है, एक्सेस पावर्स को ये फेवर कर रहे थे, जिसमें जापान भी था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। भगत सिंह की बात तो भगत सिंह तो थे ही नहीं उस टाइम पे, ये रिवोल्यूशनरी थे भगत सिंह, लेकिन इंडिया में ही, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। जी हाँ, 10 ही क्वेश्चंस थे आज। तो आई होप आपने इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ हासिल किया होगा, सीखा होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस बनाने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है आपको, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।